Hello students, welcome to my channel Let's Learn with Megha. Today we will start our next chapter of class 7 geography, chapter number 3 Our Changing Earth. So इसमें लिथोस्फीयर के बारे में पहले जानते हैं. लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होती हैं? जब लिथोस्फीयर नंबर ऑफ प्लेट्स में डिवाइड हो जाता है. और लिथोस्फीयर क्या होता है? जो कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन फ्लोर को कैरी करता है. ठीक है, तो वही लिथोस्फीयर डिफरेंट नंबर ऑफ प्लेट्स में डिवाइड ऑलरेडी हो जाता है, हो चुका होता है, और उन्हीं प्लेट्स को हम बोलते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स. तो ये प्लेट्स जो होती हैं ये हर साल बहुत ही लिमिटेड दैट इज़ फ्यू मिलीलीटर्स मूव करती हैं. और इनके मूव करने के पीछे का रीज़न है मॉल्टन मैग्मा जो कि अर्थ के अंदर होता है. देन ये जो मूवमेंट होता है प्लेट्स का, ये अर्थ की सरफेस पे भी कुछ चेंजेस लेके आता है. तो इन चेंजेस को अगर हम डिवाइड करें दो फोर्सेस के अकॉर्डिंग, दैट इज़ एक्सटर्नल फोर्स एंड इंटरनल फोर्स. जो भी अर्थ का मूवमेंट हो रहा है उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन एक्सटर्नल फोर्स का रहता है, तो कुछ कंट्रीब्यूशन एक्सटर्नल फोर्स का भी रहता है. तो एक्सटर्नल फोर्स में हम देखेंगे कि जो इरोजनल एंड डिपोजिशनल एक्टिविटीज़ होती हैं, दैट इज़ अगर कोई रॉक के पार्टिकल्स हैं या सैंड है, अगर वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रही हैं ड्यू टू विंड, रिवर, सी वेव्स और ग्लेशियर्स, एंड वो दूसरी जगह जाकर डिपॉजिट की जाती हैं. डिपॉजिट मीन्स सेटल डाउन हो जाती हैं. तो वो एक्टिविटी को हम बोलते हैं इरोजनल एंड डिपोजिशनल एक्टिविटी. एंड इन एंडोजेनिक फोर्स जो होता है वो इंटरनल फोर्स को रिप्रेजेंट करता है. ये सडन फोर्स भी हो सकता है, ये डायस्ट्रॉफिक फोर्स भी हो सकता है. सडन फोर्स में अर्थक्वेक, वोल्केनो और लैंडस्लाइड जैसी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करती हैं अर्थ में. एंड डायस्ट्रॉफिक फोर्स में बिल्डिंग, माउंटेन्स वगैरह में जब डिस्ट्रक्शन होता है तो उसको हम डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस में इंक्लूड करते हैं. देन लेट अस रीड अबाउट वॉल्केनो जो कि एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से होता है. वॉल्केनो की डेफिनेशन समझ लेते हैं पहले कि वॉल्केनो क्या होता है. ये एक ओपनिंग होती है अर्थ की क्रस्ट पर. अर्थ की क्रस्ट जो कि अपर मोस्ट लेयर होती है अर्थ पे, तो ये ओपनिंग होती है अर्थ की क्रस्ट पर, जिसमें जो मॉल्टन मैग्मा है वो उसका मटेरियल जो है वो ऑल ऑफ अ सडन इरप्ट करता है. राइट. देन ये अगर आप इमेज देखिए, बीच में जो मैंने इमेज शो की है उसमें सबसे नीचे जो ब्राउन कलर का आपको शो हो रहा है, लेबलिंग हो रखी है मैंटल से. सो मैंटल क्या होता है? अर्थ की जो क्रस्ट के नीचे वाली लेयर होती है वो मैंटल होती है, और इसी में मैग्मा होता है, मॉल्टन मैग्मा. राइट. तो ये जो बीच में रेड कलर का जो पार्ट दिख रहा है जो बाद में बाहर ऊपर की तरफ आ रहा है और लावा बन रहा है, ये मैग्मा चैम्बर है जो मैंटल में हमें शो हो रहा है. देन ये जब ओपनिंग ऊपर की तरफ आता है तो ये वेंट के थ्रू बाहर आता है. वेंट इज़ दी साइड ओपनिंग और मे बी अपर मोस्ट ओपनिंग. सो साइड ओपनिंग में हमें यहाँ पे शो हो रहा है कि वेंट में से यहाँ पे ये मॉल्टन मैग्मा निकल रहा है, और ये मैग्मा जब निकलता है तो इसको ही नाम मिलता है लावा का. अगर आप देखें दोनों इमेजेस में, मैंने यहाँ पे फर्स्ट इमेज में शो किया है जो एक इरप्शन की एक इमेज है, वो शो की है. वॉल्केनो से जब इरप्शन हो रहा है तो इस तरह से वो शो होता है. और जो लास्ट इमेज है उसमें शो हो रहा है कि लावा किस तरह से ये लावा की फॉर्म में नीचे फ्लो करता जा रहा है. देन अर्थक्वेक में बेसिकली हम 3 टर्म्स पढ़ेंगे. वन इज़ अर्थक्वेक एंड अदर 2 टर्म्स आर फोकस एंड एपीसेंटर. पहले अर्थक्वेक को जान लेते हैं. लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो होती हैं जब वो मूव करती हैं तो अर्थ की जो सरफेस होती है उस पर कभी कभी वाइब्रेशन होता है, और उसी वाइब्रेशन को हम बोलते हैं अर्थक्वेक. अर्थक्वेक का जो ओरिजिन होता है, ओरिजिनेट कैसे होता है अर्थक्वेक, तो उसके 2 पॉइंट्स जो मेन होते हैं वो होते हैं कि जो अर्थ की क्रस्ट पर जो प्लेस होती है जहाँ से ये मूवमेंट स्टार्ट होता है, अर्थक्वेक का मूवमेंट स्टार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं फोकस. ठीक है. एंड देन जब वो वही पर्टिकुलर फोकस का जो पॉइंट होता है, जो मूवमेंट होता है, जब वो ऊपर की तरफ पहुंचता है अर्थ की सरफेस पे, उस पर्टिकुलर फोकस के जस्ट अबव वाले सरफेस पे जब वो पॉइंट पहुंचता है उसी को हम बोलते हैं एपीसेंटर. उस पॉइंट को हम बोलते हैं एपीसेंटर. और एपीसेंटर में वो जो वेव्स होती हैं अर्थक्वेक की, वाइब्रेशन जो होता है वो फिर उसके सराउंडिंग में वो रेडिएट करने लगता है, और उसी की वजह से हम लोग अर्थक्वेक को फील करते हैं. देन वन मोर थिंग, जो अर्थक्वेक होता है वो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट अगर हम थोड़ी बहुत चीज़ों को पहले से माइंड में रखें कि अर्थक्वेक अगर आता है तो हमें कैसे उससे बचना चाहिए, क्या हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए, तो उसके थ्रू हम थोड़ा सा अपने सेफ्टी मेजर्स पे की वजह से हम अपने आप को काफ़ी कुछ बचा सकते हैं. जैसे कि ये भी कहा जाता है कि अर्थक्वेक जब भी आता है हमको हमेशा जैसे टेबल के अंदर या फिर किचन का जो किचन काउंटर होता है उसके नीचे
जाके छिप जाना चाहिए, बिकॉज वो सबसे सेफेस्ट प्लेस मानी जाती है, राइट। या फिर वॉल है तो वॉल के बिल्कुल कॉर्नर की साइड की तरफ ही हमें अपने आप को हाइड कर लेना चाहिए, जिससे कि जो वॉल होती है जब वो गिरती है तो वो बीच की तरफ गिरती है, वो साइड की तरफ नहीं गिरती, तो इसलिए वो भी एक सेफेस्ट पॉइंट हो माना जाता है। और अर्थक्वेक वैसे तो प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन एनिमल्स के कुछ बिहेवियर को अगर हम स्टडी करें तो हमें थोड़ा सा हम उससे आइडिया ले सकते हैं। जैसे कि फ़िश जो होती हैं वो एजिटेट करने लगती हैं, या फिर स्नेक्स जो हैं, स्नेक नॉर्मली स्नेक की लिविंग प्लेस होती है स्नेक होल, वो अपने स्नेक होल से सब बाहर आ जाते हैं, वो अर्थ की सरफेस पे आ जाते हैं। तो दीज आर दी कॉमन इंडिकेशंस जो हमें बताते हैं अर्थक्वेक आ सकता है या कुछ मिसहैपनिंग हो सकती है। देन वन मोर थिंग, जो अर्थक्वेक को मेजरमेंट करने के लिए, जो उसका मैग्नीट्यूड मेजरमेंट करने के लिए जो हम डिवाइस यूज़ करते हैं उसको सीस्मोग्राफ बोलते हैं, ठीक है। एक मशीन होती है सीस्मोग्राफ जो कि अर्थक्वेक को मेजर करती है, मतलब अर्थक्वेक कितने मैग्नीट्यूड पर आया, कितनी ज़्यादा इंटेंसिटी थी उसकी आने की। तो ये जो मेजरमेंट होता है, ये एक जो इसका यूनिट होती है वो रिक्टर स्केल बोलते हैं हम उसको। तो ये रिक्टर स्केल जो होता है ये बताता है कि अर्थक्वेक जो है कितने मैग्नीट्यूड पे आया। अगर 2.0 की मैग्नीट्यूड पे आया तो वो बहुत कम फील होता है, लेकिन जैसे जैसे इसका मैग्नीट्यूड बढ़ता जाता है ये मेजर अर्थक्वेक की फॉर्मेशन लेने लगता है। देन जैसे कि आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है भुज के बारे में, जो कि गुजरात में है। वहाँ पर 26 जैन को मेजर अर्थक्वेक आया था, दैट इज़ 6.9 रिक्टर स्केल पे उसका मेजरमेंट किया गया था। वो काफ़ी मैसिव अर्थक्वेक था और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था। ये गुजरात में था, राइट। देन ये हमने पढ़ा अर्थक्वेक के बारे में। नाउ लेट्स मूव टू द अदर टॉपिक, दैट इज़ मेजर लैंडफॉर्म्स। अच्छा, मेजर लैंडफॉर्म्स में बेसिकली बताया गया है जो लैंडस्केप हैं वो कंटिन्यूसली अपना जो रूप है वो चेंज कैसे करते रहते हैं, वेदरिंग और इरोजन एक्टिविटी की वजह से। सबसे पहले जानते हैं वेदरिंग क्या होता है एंड इरोजन क्या होता है। वेदरिंग मीन्स ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। फर्स्ट इमेज में देखिए एक रॉक है, आपको ईजिली समझ में आ रहा होगा ये एक ही रॉक थी, लेकिन ये ऑटोमेटिकली बाय नेचर, अपने आप नेचर की वजह से, मतलब रेन हुआ या कुछ भी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ये ब्रेक हो गई। ये ह्यूमन ने ब्रेक नहीं किया है, ये नेचर के थ्रू ब्रेक हुई है। और ये रॉक जब इस तरह से अपनी अर्थ सरफेस पे ब्रेकअप हो जाती हैं तो इसी को हम वेदरिंग बोलते हैं। इरोजन ऑन द अदर हैंड क्या होता है, इरोजन मतलब जब डिफरेंट एजेंट्स जैसे कि वाटर, विंड या फिर आइस की वजह से जब कुछ मटीरियल एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर डिपॉजिट हो जाता है ऑटोमेटिकली। जैसे आप सेकंड इमेज में देखिए, यहाँ पर ये पानी के साथ साथ काफ़ी सॉइल भी जा रही है इसके साथ, तो ये एक जगह की सॉइल दूसरी जगह जाकर डिपॉजिट हो जाएगी, तो इसी एक्टिविटी को हम इरोजन बोलते हैं। देन नेक्स्ट इज वर्क ऑफ अ रिवर। वर्क ऑफ अ रिवर, यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे इरोजनल एंड डिपोजिशनल एक्टिविटी की वजह से रिवर, सी केव्स या आइस या विंड की वजह से क्या क्या चेंजेस होते हैं हमारी लैंडस्केप में। सो रिवर में क्या होता है कि जब कोई रिवर जब काफ़ी हाइट से और काफ़ी एकदम से स्टीप एंगल पे हार्ड रॉक पे गिरती है या फिर किसी स्टीप वैली के थ्रू गिरती है नीचे, ठीक है, तो वो एक फॉर्म ले लेती है वाटरफॉल का। तो ये वाटरफॉल ऑटोमेटिकली अपने आप ही हो जाता है, बिकॉज जब कोई भी ऊपर से जब आप प्रेशर से पानी गिरेगा तो वो वाटरफॉल की फॉर्म में ही दिखेगा। तो ये हमारा वाटरफॉल फॉर्मेशन ले लेता है। यहाँ पर हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक का एक आपको इमेज में शो किया गया था आपकी बुक में, तो वो ज़रूर देखिएगा। वैसे उसमें सिंपली ये बताया गया है कि हार्ड रॉक जो है वो नीचे रहती है और सॉफ्ट रॉक की वजह से ये जो वाटरफॉल जहाँ पे गिरता है वो सॉफ्ट रॉक की वजह से वहाँ पे वो रॉक अलग हो जाती है, इसी वजह से वो पानी जो है वो नीचे गिरने लगता है। देन क्या होता है कि जब वो नीचे रिवर फाइनली नीचे जब जाती है तो वो एक प्लेन पे आ जाती है, एक सरफेस पे आ जाती है, और जब वो एक सरफेस पे वो रिवर जब बहने लगती है, फ्लो करने लगती है, तो वो काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स लेती है, काफ़ी बड़े बड़े बैंड्स लेती है। तो उन्हीं बैंड्स को हम मेंडर बोलते हैं, ठीक है। तो मेंडर जो होता है, अगर आप इन इमेजेस में देखिए, ये जो रिवर है ये सीधी सीधी नहीं जा रही है, इनफैक्ट ट्विस्ट एंड टर्न्स लेती हुई जा रही है। तो जो भी ये ट्विस्ट एंड टर्न्स दिख रहे हैं यही मेंडर कहलाते हैं। और जब कंटिन्यूस इरोजन एंड डिपोजिशन की वजह से मेंडर की साइड में काफ़ी सॉइल भी आ जाती है, सॉइल इकट्ठी होने लगती है, और एक टाइम ऐसा भी आता है कि वो जो ये जो आपका साइड है, ये जो कॉर्नर है, मेंडर है, ये एक टाइम के बाद कट ऑफ हो जाता है उस पर्टिकुलर मेन रिवर से, और ये एक लेक का फॉर्म ले लेता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक।
और फ्लड प्लेन के लिए क्या बताया गया है कि जब भी रिवर ओवरफ्लो हो जाती है बैंक्स की तरफ, मतलब साइड में, जब जो भी रिवर के किनारे होते हैं, जब रिवर ओवरफ्लो करती है तो ये फ्लडिंग का रूप ले लेती है, मतलब बाढ़ आ जाती है नेबरिंग एरियाज़ में। और जब ये फ्लड होती है तो फ्लड की वजह से क्या होता है कि ये जो है फाइन सॉइल एंड अदर मटेरियल को डिपॉजिट कर लेती है इसकी लेयर पर, और वो जो सेडिमेंट्स होते हैं वो धीरे धीरे करके रिवर के किनारे आ जाते हैं। तो ये जो होता है, ये जो किनारे में ये जो सेडिमेंट्स आए, ये जो प्रॉपर प्रोसेस हुआ फ्लड की वजह से, इसकी वजह से फॉर्मेशन हो गया किसका, फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन का। तो ये देखिए मैंने ऊपर एक इमेज में शो किया है कि जब रिवर के साइड में जो भी प्लेन में सॉइल ये जो रिप्रेजेंट कर रही है वो फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये जो साइड में ही उसी इमेज में अगर आप साइड में देखें तो ऊंची ऊंची सी आपको बैंक्स दिखेंगी, बैंक्स मतलब किनारे, तो जिसकी वजह से ओवरफ्लो से बचा जा सकता है। इन्हीं को हम लिवीज बोलते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे ये रिवर सी की तरफ अप्रोच करती है तो जो रिवर की स्पीड है वो कम होने लगती है, और धीरे धीरे वो जो उसका लोड है, जो रिवर के साथ जो सेडिमेंट्स आ रहे होते हैं वो उसको वहीं की वहीं धीरे धीरे डिपॉजिट करने लगती है, और अलग अलग टूट जाती है, ब्रेक हो जाती हैं अलग अलग छोटी छोटी स्ट्रीम्स में। जब स्ट्रीम्स में ये ब्रेक हो जाती हैं और बहुत स्लोली चल रही होती है तो ये डिपॉजिट करती हैं सेडिमेंट्स को, और वही सेडिमेंट जब एक जगह एक साथ कलेक्ट हो जाता है तो उस पर्टिकुलर कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट को हम बोलते हैं डेल्टा। देन वर्क ऑफ सी वेव्स। वर्क ऑफ सी वेव्स में क्या होता है, वर्क ऑफ सी वेव्स में बताया गया है कि वही सेम एक्टिविटी की वजह से, कंटिन्यूस इरोजन एंड डिपोजिशन की वजह से, जब सी वेव्स बार बार एक रॉक से टकराती हैं तो सबसे पहले वो एक सी केव का फॉर्मेट ले लेती है, एक हॉलो लाइक केव बना लेती है, और जो रॉक में फॉर्म हो जाता है और उसी को हम सी केव्स का नाम देते हैं। और धीरे धीरे जब वो पानी, जब सी वेव्स सी केव्स से और ज़्यादा स्ट्राइकिंग करती हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, सी आर्क्स बन जाता है। पहले सी केव बनता है, देन सी केव में बार बार पानी बहुत स्पीड से अगर टकराएगा तो वो धीरे धीरे सी आर्क बन जाएगी, एंड देन एक टाइम के बाद सी आर्क भी अपना प्लेस को चेंज करके, मतलब वो टूट जाती है और वो फर्दर क्या बन जाती है, वॉल लाइक फीचर बन जाता है। वहाँ पे रूफ टूट जाती है, सिर्फ वॉल रह जाती है, तो उस वॉल को हम बोलते हैं स्टैक। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये टर्म्स हैं जो सी वेव्स की वजह से हमारी रॉक में डिफरेंट चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, राइट। इसी तरह सी क्लिफ होता है। अगर आप सेकेंड इमेज में देखें तो देखिए आपको वर्टिकली वॉल, एक माउंटेन सा खड़ा हुआ है, बट ये वर्टिकल है, ये माउंटेनियस वाला हिल स्ट्रक्चर नहीं ले रहा है, ये इनफैक्ट स्टीप रॉकी कोस्ट है जो कि वर्टिकली सी वाटर के अबव खड़ा हुआ है, तो इसी को हम सी क्लिफ बोलते हैं, ठीक। एंड जब ये सेडिमेंट्स जो होते हैं, सी वेव्स जो होते हैं, जब वो अपने सेडिमेंट्स उसके किनारे पे छोड़ने लगती हैं तो वो किसका फॉर्म लेती हैं, बीचेस का, ठीक है। बीचेस आई एम श्योर आप सब ने देखी होंगी, और बीचेस का फॉर्म किस तरह से होता है, जब सेडिमेंट डिपॉजिट होता है सी वेव्स के थ्रू उसके शोर्स पे। नाउ वर्क ऑफ आइस, इसमें हम पढ़ेंगे ग्लेशियर्स का रोल। ग्लेशियर्स के थ्रू क्या होता है, ग्लेशियर्स बेसिकली क्या होता है, ग्लेशियर्स होता है रिवर्स ऑफ आइस, और यहाँ पर भी ये भी सेम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं कि इसके थ्रू कुछ पार्ट होता है, मटेरियल होता है, रॉकी स्ट्रक्चर, वो ग्लेशियर के थ्रू मूव करता है, कैरीड होता है एक जगह से दूसरी जगह पे, और जब वो ये सब चीज़ों को कैरी करके दूसरी जगह पे लेके जाके फॉर्म डिपॉजिट करता है तो वो क्या बनाता है, ग्लेशियल मॉरेन, राइट। देन इसकी भी एक्टिविटी सेम ही है, और जब ये आइस जब भी ये पिघलती है टेम्परेचर की वजह से तो वो आइस अपने आप में किस में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर में, और वही ब्यूटीफुल लेक का एक फॉर्म हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है वहाँ पर। देन वर्क ऑफ विंड। वर्क ऑफ विंड में क्या होता है कि ये बेसिकली इसके बारे में हमें पता चलेगा डेजर्ट में क्या होता है। बेसिकली इसका सबसे ज़्यादा रोल देखने को मिलता है विंड का डेजर्टेड एरिया में। तो जब भी डेजर्टेड एरिया में इरोजन एंड डिपोजिशन होता है तो वहाँ पे विंड की वजह से होता है। तो विंड जो है वो एक एक्टिव एजेंट का रोल प्ले करता है डेजर्ट में। और वहाँ पे डेजर्ट में आपको सबसे ज़्यादा मशरूम रॉक्स देखने को मिलेंगी, बिकॉज वहाँ पे क्या होता है कि ये जो विंड्स होती हैं ये रॉक के लोअर सेक्शन को इरोड करती है और अपर सेक्शन को जल्दी से इरोड नहीं कर पाती। तो विंड का जो बाय नेचर वो लोअर सेक्शन को, रॉक के लोअर सेक्शन को धीरे धीरे इरोड करती जाती हैं, और एक टाइम के बाद नीचे वाला सेक्शन जो है वो नैरो हो जाता है और ऊपर वाला सेक्शन वाइडर रहता है।
तो वो ऑटोमेटिकली किसकी शेप ले लेता है, मशरूम रॉक की। इसी वजह से इस रॉक को नाम दिया गया मशरूम रॉक। तो ये कॉमनली डेजर्ट में मिलती हैं। सैंड ड्यून्स क्या होता है, ये इमेज में देखिए मैंने सैंड ड्यून्स की इमेज शो की है। इसमें क्या, इसका क्या बताया गया है, इसमें ये बताया गया है कि जब भी विंड ब्लो करती है तो ये एक जगह से सैंड उठा के दूसरी जगह सैंड डिपॉजिट कर देती है और फिर धीरे धीरे ये एक लो हिल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेट ले लेती है, उसी को हम सैंड ड्यून्स बोलते हैं। देन लोएस, लोएस क्या होता है, व्हेन वेरी फाइन एंड लाइट ग्रेन्स ऑफ सैंड गेट्स डिपॉजिट, मतलब जब बहुत ही लाइट एंड फाइन ग्रेन्स जो होते हैं सैंड के, जब वो बहुत बड़े एरिया में डिपॉजिट हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं लोएस। और ये हमें मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है चाइना में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, दिस वॉज योर चैप्टर। आई होप आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।